अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी नबीला कमल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज जो मैं आपके साथ वीडियो बना रही हूँ उसका पर्पस जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करना है आपके साथ। एक्चुअली अपनी प्रैक्टिस में मुझे जब महसूस होता है कि ये चीज़ है जिसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, उस अवेयरनेस की वजह से मैं एक वीडियो बना देती हूँ ताकि मेरी वीडियो सुन के जिन लोगों को जहाँ तक हो सके उस अवेयरनेस उसकी मिल सके। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंस बिटवीन साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, उनको एक्चुअली आइडिया नहीं होता कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों काम एक ही करते हैं, ठीक है, हमारी फील्ड सेम है। हम दोनों साइकेट्रिस्ट भी और साइकोलॉजिस्ट भी हम मेंटल हेल्थ के लिए काम करते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क जो है वो ये है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो थ्रू मेडिकेशन आपका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। उन्होंने उनकी डिग्री में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लाइक वो MBBS साइकेट्री होते हैं और हम साइकोलॉजिस्ट होते हैं। हमारा थोड़ा सा एजुकेशन का डिफरेंस भी होता है और वे ऑफ ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। साइकेट्रिस्ट जब मेडिकेशन के थ्रू करते हैं तो फिर वो आपको थेरेपीज प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आपकी काउंसलिंग नहीं करते हैं, ठीक है। वो आपको जस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स देते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपको मेडिकेशन दे देते हैं और फिर 6 महीने सालों तक आप वो मेडिकेशन आप वो यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। जबकि हमारा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब हमारे पास पेशेंट्स जब आते हैं, स्पेशली जो बिल्कुल माइल्ड पेशेंट है, जैसे हम कह सकते हैं न्यूरोटिक पेशेंट जिनको हम बोलते हैं, जिनको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट मेडिकेशन वो स्टेबल हो सकते हैं। इस वक्त एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फोबियाज, OCD और बहुत सारे ऐसे छोटे लेवल के, जिनको हम अब कह सकते हैं अब छोटे लेवल के, क्योंकि बहुत आम हो गए हैं वो चीज़ें हैं, लाइक फैमिली इश्यूज़, इमोशनल डिस्टर्बेंस, एंगर इश्यूज़। इनको हम थ्रू थेरेपीज़, थ्रू काउंसलिंग हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। हमें इनके लिए मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सम टाइम कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है, लाइक थेरेपीज़ के साथ साथ आपको मेडिकेशन स्टार्ट करवानी पड़ती है। अब जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन उस वक्त स्टार्ट करवाई जाती है जब आपको आइडिया हो जाए कि अब ये पेशेंट की हालत इस वक्त स्वेयर हो चुकी है, ब्रेन केमिकल्स में कोई प्रॉब्लम हो चुका है, अब विदाउट मेडिकेशन हम इसको स्टेबल नहीं कर सकते। तो फिर हम उसको साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करते हैं कि आप इसको मेडिकेशन स्टार्ट करवाएं और विद मेडिकेशन हम उसको अपनी थेरेपीज देते हैं, ठीक है। लेकिन एक ड्रॉबैक हमारे मुल्क में ये है कि हमें अगर छोटा सा एंग्जाइटी हुई, स्ट्रेस हुआ या कोई इमोशनल इशू हुआ, एंगर इशू हुआ, बिहेवियरल मैनेजमेंट होगी या हमारा गुस्सा नहीं कंट्रोल हो रहा, इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए हम डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। वहाँ ऑब्वियसली आपको मेडिकेशन ही मिलेगी और जब आप उस मेडिकेशन से फेड अप हो जाते हैं ना, अब आपके ब्रेन बैरियर्स उस मेडिकेशन को जब क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद तो पीछे कुछ नहीं बचता ना। जब ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं तो डेफिनेटली उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो आपको बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं ड्राउजी करती हैं, आपका मूड ड्राई रहता है, आपको स्लीप इश्यूज़ होते हैं, आपको मतलब ड्राउजीनेस होती है, आपका बॉडी जो है वो बिल्कुल उसमें जान नहीं रहती, आप कोई और काम नहीं कर सकते, ब्रेन ऐसे लगता है जैसे सुन्न है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वो पेशेंट्स जिनको ज़रूरत है, जो विदाउट मेडिकेशंस ठीक नहीं हो सकते, लाइक साइकोटिक पेशेंट्स जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, समटाइम जिसमें बाइपोलर है, मेजर डिप्रेसिव है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए तो हम कहते हैं कि ठीक है, विद थेरेपी आपको मेडिकेशन चाहिए। लेकिन वो पेशेंट्स जो छोटे से मसले के लिए साइकेट्रिस्ट के पास गए और वहाँ से होके हमारे पास आए और मेडिकेशंस अच्छे खासे टाइम वो यूज़ कर सके, मतलब काफ़ी सालों से इस्तेमाल करने के बाद अब वो फेड अप हो गए कि जब हम इसको छोड़ते हैं तो हमारी सिम्टम्स वापस आ जाती हैं, तो फिर वो हमारे पास पहुंचते हैं। कुछ पेशेंट्स तो मेरे पास ऐसे भी आए हैं, बच्चियां स्पेशली, जिनके पेरेंट्स को अनअवेयरनेस की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहां ECT करवा दी गई, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, शॉक्स लगाए गए। अब मुझे इतना अफसोस होता है ये बात सुन के कि जबकि उनको सिंपल बच्ची को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या उसको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के साथ कोई इस तरह का इशू था, एंग्जाइटी का इशू था, और वो तो हम उसको क्लियर कर सकते थे। आपको जब नज़र आ गया, अब बीइंग अ साइकेट्रिस्ट आपको ये बात तो समझ आ गई ना कि उसको प्रॉब्लम क्या है, तो अब उसको ECT तक क्यों लेकर गए?
ECT इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग. आपके ब्रेन के केमिकल्स के साथ छेड़छाड़ है, आपने वो की, और आपने मेडिकेशन, ये एक बहुत सीवियर ट्रीटमेंट है, और जो कि एंड स्टेज पे जाके जब हर हाल कहते हैं ख़त्म हो जाता है तो फिर हम ECT की तरफ जाते हैं. लेकिन हमारे यहाँ लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है. हमें सिर्फ ये पता है कि साइकेट्रिस्ट का लफ्ज़ हमें पता है और हम चले जाते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं साइकेट्रिस्ट को किसी भी किस्म का ये कहूँ कि ये साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए. नो, ऐसा नहीं है. बट यू पीपल शुड बी अवेयर कि हमें साइकेट्रिस्ट के पास कब जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना है. आप जब साइकेट्रिस्ट के पास गए, उसके अगर आप डायरेक्ट छोटे मोटे, अगर आपको कोई स्वेयर इशू है, यू हैव टू गो, हम खुद रेफ़र करते हैं. और अगर आपको नहीं है और आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम काउंसलिंग से, CBT से, डिफरेंट थेरेपीज से सेशंस ले कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है विदाउट मेडिकेशन, तो आपको ज़रूर साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए. और फिर ये साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि वेदर आपको नेक्स्ट आगे फर्दर किसी मेडिकेशन की ज़रूरत है भी कि नहीं. अगर नहीं है तो वो कभी भी नहीं भेजेगा, और अगर होगी तो वो ज़रूर आपको साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करेगा. सेम यही बात साइकेट्रिस्ट के लिए भी होनी चाहिए कि दे शुड अवेयर कि इस बंदे को अगर स्वेयर इशू नहीं है तो वाई यू आर गिविंग देम मेडिकेशंस, क्यों उनको उस चीज़ पे लगा रहे हैं जो उनके लिए हार्मफुल है. आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि आप इंसान एक आपके पास आया, वो तो अनअवेयर है ना, बट यू आर अवेयर. यू शुड डील देम लाइक अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, आपकी एक प्रोफेशन है, बट आप किसी की डायरेक्ट ECT कर दें, किसी को डायरेक्ट स्वेयर मेडिकेशंस पे डाल दें, दिस इज़ नॉट द वे ऑफ ट्रीटमेंट. सो इट्स माई रिक्वेस्ट फॉर ऑल, जो जो मेरी वीडियो सुने, कि जब भी इस तरह के कोई मसाइल का सामना हो तो पहले आप इस चीज़ को अवेयर हों, वेरिफिकेशन करें कि आपने जाना किसके पास है, किस डॉक्टर के पास जाना है. ऐसा नहीं कि जाना दिल के डॉक्टर के पास था और चले मैदे वाले के पास गए. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से, किस तरह से सॉर्ट आउट हो सकता है. ठीक है, आई होप सो कि आपको मेरा ये जो आज की वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.